नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनसुनी और दिलचस्प कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी असली व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन और प्रेरणा के लिए बनाए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रोमांचक यात्रा। सुमन की आंखों में अब भी अविश्वास झलक रहा था। उसके चेहरे पर सवालों की लकीरें और गहरी हो गईं। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, रवि, मुझे सच सच बताओ, ये कंपनी किसकी है? और शेरा, वो तुम्हें बॉस क्यों कहता है? आखिर ये सब क्या है? रवि ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़रें गंभीर थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी मासूमियत भी थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा बोझ उतारने जा रहा हो। सुमन, रवि ने बहुत शांत स्वर में कहा, ये कंपनी असल में मेरे एक आर्मी दोस्त की है। हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ झेला है, युद्ध, दर्द और दोस्ती का असली मतलब। जब उसका बिजनेस शुरू हुआ तो उसने मुझसे कहा, भाई, जब भी वक्त मिले आ जाया कर। तेरी मौजूदगी से यहाँ सबको हिम्मत मिलती है। सुमन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, पर उसके चेहरे पर अब भी हल्की उलझन थी। रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की, शेरा, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हमने साथ में कई मिशन किए हैं। उसके लिए मैं सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक भाई जैसा हूँ। वो मुझे बॉस कहता है, क्योंकि हमारी दोस्ती में बराबरी है। कभी वो मेरा सहारा बना, कभी मैं उसका। ये बॉस शब्द सिर्फ एक मजाक है, एक इज्जत का तरीका, जैसे पुराने साथी एक दूसरे को पुकारते हैं। सुमन ने उसकी ओर देखा। अब उसकी आंखों में थोड़ी राहत थी, पर दिल में सवाल अभी भी बाकी थे। तो तुम यहाँ सिर्फ दोस्ती की वजह से आते हो? उसकी आवाज़ में अब भी हल्की थरथराहट थी। रवि ने सिर हिलाया, हाँ, जब भी वक्त मिलता है मैं यहाँ आ जाता हूँ। कभी कभी शेरा को सलाह दे देता हूँ, कभी उसकी टीम को ट्रेनिंग दे देता हूँ। लेकिन असल में ये उसकी कंपनी है, मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ जिस पर वो भरोसा करता है। सुमन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ थोड़ा कम कर दिया हो। रवि, उसने धीरे से कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पर शक किया। पर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे अब सिर्फ सच चाहिए। रवि ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, अब कोई झूठ नहीं, कोई छुपाव नहीं। जो भी होगा सच के साथ होगा। कमरे में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में अब भरोसे की गर्माहट थी। दोनों की आंखों में एक नई समझ, एक नई शुरुआत की झलक थी। बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, इस कमरे में अब सिर्फ सच्चाई और दोस्ती की रोशनी थी। तारांकन तारांकन तारांकन। रवि और सुमन के बीच थोड़ी देर और बातचीत हुई। सुमन के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह थोड़ा सुकून था। रवि ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ में एक नर्म मगर जिम्मेदार लहजा था। सुमन, अब तुम घर जाओ। यहाँ से आगे तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सुमन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रवि ने हल्के से सिर हिलाकर उसे रोक दिया। उसने शेरा को इशारा किया, शेरा, सुमन को घर छोड़ आओ। और ध्यान रहे, रास्ते में कोई भी गड़बड़ी ना हो। शेरा ने सिर झुकाया, जी बॉस। शेरा ने सुमन को ऑफिस के बाहर लाकर उसकी कार के पास पहुंचाया। सुमन ने एक बार मुड़कर ऑफिस की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, पर अब उनमें भरोसा भी था। शेरा ने सुमन से कहा, मैम, आप घर जाए। रवि सर ने कहा है, कल सुबह से आपके साथ 4 ट्रेन्ड बॉडीगार्ड रहेंगे। अब आपकी हिफाजत में कोई कमी नहीं रहेगी। सुमन ने एक पल के लिए शेरा की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ में थकावट थी, पर अब उसमें एक नई मजबूती भी थी। ठीक है शेरा, रवि को मेरा धन्यवाद कहना। और ध्यान रखना, अब मैं डरूंगी नहीं। शेरा ने हल्की मुस्कान दी, आप बहुत बहादुर हैं मैम। अब आपको कोई छू भी नहीं सकता। सुमन कार में बैठ गई। शेरा भी उसके साथ बैठा। रास्ते भर दोनों चुप रहे, बस कार की खिड़की से बाहर भागती हुई रात को देखते रहे। सुमन के मन में बहुत कुछ चल रहा था, पर अब वह खुद को अकेला नहीं महसूस कर रही थी। उसे पता था, कोई है जो उसकी परवाह करता है, जो उसकी हिफाजत के लिए हर हद तक जा सकता है। कार उसके माँ के घर के बाहर रुकी।
शेरा ने दरवाजा खोला। मैम, आप अंदर जाइए। कल सुबह 4 बॉडीगार्ड्स आपके साथ होंगे, रवि सर ने यही कहा है। सुमन ने सिर हिलाया। ठीक है, अब मैं खुद को अकेला नहीं समझूंगी। शेरा ने सिर झुकाया और कार में बैठकर लौट गया। दूसरी ओर शेरा वापस रवि के ऑफिस पहुंचा। रवि अब भी खिड़की के पास खड़ा था, आंखों में चिंता और चेहरे पर ठहराव। शेरा ने धीमे कदमों से कमरे में प्रवेश किया। उसने हल्की आवाज में पूछा, बॉस, आपने सुमन मैम को कंपनी वाली बात क्यों नहीं बताई? रवि ने गहरी सांस ली, चेहरे पर दर्द की हल्की छाया थी। शेरा, वो अभी अभी हॉस्पिटल से निकली है। उसका दिल पहले ही अपने परिवार के धोखे से टूटा हुआ है। अगर अभी उसे और सच्चाई बता दूं तो शायद वो इस सदमे को सह ना पाए। शेरा ने सब कुछ समझते हुए सिर झुका लिया। वो रवि के फैसले की गंभीरता को महसूस कर सकता था। जाते जाते रवि ने आवाज दी, शेरा, सुमन के लिए 4 ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स का इंतजाम कर दो। कोई भी खतरा अब उसके करीब नहीं आना चाहिए। शेरा ने सिर हिलाया। जी बॉस, कल सुबह तक सब तैयार रहेगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रवि की आंखें अब भी खिड़की के बाहर अंधेरे में खोई थीं, जैसे वो आने वाले तूफान को पहले ही देख रहा हो। दूसरी ओर सुमन अपने घर के कमरे में बैठी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात गहरी थी, पर उसके दिल में अब एक नई उम्मीद की लौ जल रही थी। उसे पता था अभी जंग बाकी है, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। तारांकन तारांकन तारांकन। अगली सुबह का माहौल कुछ अलग था। सुमन के घर के बाहर अचानक 2 काली एसयूवी आकर रुकीं। गाड़ी के दरवाजे खुले और 4 बॉडीगार्ड्स काले सूट में, हाथों में AK-47 थामे, बाहर निकले। उनकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास और चौकसी थी, जैसे किसी फिल्म का सीन हकीकत बन गया हो। इलाके में हलचल मच गई। मिडिल क्लास कॉलोनी के लोग अपनी अपनी बालकनी और खिड़कियों से झांकने लगे। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। किसी ने पड़ोसी को आवाज देकर बुलाया, देखो, सुमन के घर क्या हो रहा है। इतनी सिक्योरिटी, क्या कोई बड़ा आदमी आ गया? लगता है कोई खतरा है। बच्चे स्कूल जाते हुए रुक गए। बुजुर्गों ने अखबार किनारे रख दिए। हर कोई एसयूवी और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स को देख रहा था। जिज्ञासा, डर और रोमांच सबकी आंखों में था। इसी बीच सुमन अपने घर से बाहर आई। उसने सादी सी ऑफिस ड्रेस पहनी थी। चेहरे पर हल्की थकान, मगर आंखों में अब डर नहीं था। जैसे ही वो गेट तक पहुंची, चारों बॉडीगार्ड्स ने एकदम अनुशासन में उसे घेर लिया। एक ने एसयूवी का पिछला दरवाजा खोला। मैम, प्लीज। सुमन ने एक पल के लिए मोहल्ले की भीड़ की ओर देखा। हर चेहरा सवालों से भरा था, पर सुमन ने सिर ऊंचा रखा। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो एसयूवी में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई। पीछे पीछे दूसरी एसयूवी भी चल दी। रास्ते भर सुमन ने खिड़की से बाहर देखा। दिल में हल्की बेचैनी थी, पर अब उसमें एक नई ताकत भी थी, जैसे हर खतरे को चुनौती देने का साहस आ गया हो। एसयूवी ऑफिस के गेट पर रुकी। बॉडीगार्ड्स ने पहले उतरकर पूरे इलाके का जायजा लिया, फिर सुमन को बाहर निकलने का इशारा किया। ऑफिस के स्टाफ और गार्ड्स भी हैरान थे। इतनी सिक्योरिटी पहले कभी नहीं देखी थी। सुमन ने बिना किसी झिझक के ऑफिस में कदम रखा। हर कदम पर उसकी हिम्मत साफ झलक रही थी। दूसरी ओर गिरधारी बोर्डरूम में बैठा था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। बोर्ड के कई मेंबर उसके इर्द गिर्द बैठे थे, कुछ सहमे हुए, कुछ लालच में डूबे हुए। गिरधारी ने धीरे धीरे अपनी बातों के जाल बुनने शुरू किए। उसकी आवाज में मिठास थी, पर आंखों में सत्ता की भूख साफ दिख रही थी। देखिए, कंपनी का भविष्य हमारे हाथ में है। अगर हम सब एक साथ रहें, तो कोई भी सुमन या रवि हमें रोक नहीं सकता। सोचिए, अगर ये कुर्सी आपके पास आए, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बोर्डरूम में सन्नाटा था। हर मेंबर अपने मन में गणित लगा रहा था, किसका साथ देना सही रहेगा। गिरधारी की चालें गहरी थीं। उसकी नज़रें हर चेहरे की कमजोरी पड़ रही थीं। उसने धीरे से फाइलें टेबल पर सरकाईं। ये देखिए, नए प्रोजेक्ट्स। अगर आप मेरा साथ दें, तो हर प्रॉफिट में आपका हिस्सा तय है। बोर्डरूम की हवा भारी हो गई थी। साजिश की गंध हर कोने में फैल चुकी थी। सुमन को इस खेल का अंदाजा नहीं था, पर गिरधारी की चालें अब और भी खतरनाक होती जा रही थीं। बाहर ऑफिस के गलियारे में
सुमन के आने की खबर फैल चुकी थी। स्टाफ के बीच फुसफुसाहट थी। क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सुमन मैम सब कुछ बदल देंगी? हर कोई अपनी जगह पर था, पर असली जंग अब बोर्ड रूम के भीतर शुरू होने वाली थी, जहां वफादारी, लालच और सच्चाई की असली परीक्षा बाकी थी। तारांकन तारांकन तारांकन। सुमन ऑफिस के दरवाजे से अंदर आए। उसके साथ 4 बॉडीगार्ड साए की तरह चल रहे थे। ऑफिस का माहौल बदला बदला सा था। हर कोई उसकी ओर देख रहा था, कुछ हैरान, कुछ सहमे और कुछ की आंखों में गहरी चिंता थी। सुमन ने सीधा अपने केबिन की ओर कदम बढ़ाए। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे आज कुछ बड़ा होने वाला है। वो जैसे ही अपने केबिन में पहुंची, उसकी सेक्रेटरी सुषमा हड़बड़ाते हुए अंदर आई। चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैम, सुषमा की आवाज़ कांप रही थी, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। सुमन ने उसकी ओर देखा, चेहरे पर बेचैनी थी लेकिन आवाज़ में मजबूती थी। क्या हुआ सुषमा? सुषमा ने रुमाल से अपने आंसू पोंछे, फिर धीरे धीरे बोली, मैम, गिरधारी सर ने। उन्होंने सारे बोर्ड मेंबर्स को अपने पक्ष में कर लिया है। अब आपके पास सिर्फ 40% शेयर हैं, बाकी सभी बोर्ड मेंबर्स उनके साथ चले गए हैं। अब आप उन्हें सीईओ बनने से रोक नहीं सकती। उनके पास बहुमत है। आप जीत नहीं सकती। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कुर्सी का सहारा लिया, चेहरा फक पड़ गया। आंखों में आंसू थे, पर होंठ भींचे हुए थे, जैसे खुद को रोने से रोक रही हो। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या उसके पापा की विरासत अब उसके हाथ से निकल जाएगी? क्या वो इतनी जल्दी हार मान ले? कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमन ने सिर झुका लिया, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में दर्द था, पर कहीं गहराई में एक जिद भी थी, अभी सब खत्म नहीं हुआ। इसी बीच एक वर्कर हड़बड़ाते हुए केबिन में आया। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर घबराहट थी। मैम, उसने दरवाजे पर रुककर कहा, आपको बोर्ड रूम में बुलाया गया है। सारे बोर्ड मेंबर्स और गिरधारी सर वहां हैं। उन्होंने कहा है आप तुरंत आएं। सुमन ने एक गहरी सांस ली। उसने आंसू पोंछे, चेहरा सीधा किया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद थी, जो भी हो, वो हार नहीं मानेगी। उसने सुषमा की ओर देखा, डरो मत, मैं अभी भी यहाँ हूँ। सुमन ने अपने बाल ठीक किए, सांसें धीमी की और भारी कदमों से बोर्ड रूम की ओर बढ़ गई। हर कदम पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, पर उसकी चाल में अब भी एक अजीब सा आत्मविश्वास था। ऑफिस के गलियारों में सन्नाटा था। हर कोई उसकी ओर देख रहा था, जैसे सबकी उम्मीदें, सबका डर अब उसी के कंधों पर था। बोर्ड रूम का दरवाजा उसके सामने था, उस दरवाजे के पार उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। तारांकन तारांकन तारांकन। सुमन ने गहरी सांस ली और भारी कदमों से बोर्ड रूम का दरवाजा खोला। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर चेहरा उसकी ओर मुड़ा हुआ था, आंखों में सवाल, कुछ में सहानुभूति तो कुछ में सिर्फ लालच की चमक। आज कोई भी एंट्री में उठकर उसका स्वागत करने नहीं आया। सब अपनी अपनी कुर्सियों पर जमे थे, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। गिरधारी टेबल के सिरे पर बैठा, हल्की मुस्कान के साथ सुमन को घूर रहा था। उसकी आंखों में जीत का अहंकार साफ झलक रहा था। सुमन ने खुद को संभाला, चेहरा सीधा किया और बोर्ड रूम के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसकी आवाज में दर्द भी था, पर मजबूती भी। आप सब मेरे पापा के साथ सालों से जुड़े रहे हैं। सुमन ने सबसे पहले सबसे सीनियर बोर्ड मेंबर मिस्टर मेहरा की ओर देखा। मेहरा अंकल, आपने मेरे बचपन से लेकर आज तक हमारे परिवार के हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है। क्या आज आप सिर्फ कुछ शेयर और वादों के लिए वो सारी वफादारी भूल सकते हैं? मेहरा ने नजरें झुका लीं, चेहरे पर शर्म की हल्की लकीर थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। सुमन ने मिसेस गुप्ता की ओर देखा। गुप्ता आंटी, आपने हमेशा मुझे बेटी की तरह समझा। मेरे पापा ने आपको कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां दी थीं। क्या आज आप भी मुझे अकेला छोड़ देंगी? मिसेस गुप्ता की आंखें नम हो गईं, पर उसने भी सिर झुका लिया, कोई जवाब नहीं। सुमन ने एक एक कर सभी बोर्ड मेंबर्स को देखा। हर किसी के साथ उसके अपने रिश्ते, किसी के साथ पुराने किस्से, किसी के साथ विश्वास की बातें। आप सबने मेरे पापा के सपनों को अपना सपना बनाया था।
आज अगर आप गिरधारी अंकल के साथ चले गए तो ये सिर्फ मेरी हार नहीं होगी, ये उस भरोसे की हार होगी जो आपने इस कंपनी को बनाया था। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। हर चेहरा भाव शून्य, हर आंखें झुकी हुई। सुमन ने आखिरी बार कोशिश की, अगर आप सब आज भी मेरे पापा की कसम खाते हैं तो प्लीज़ इस कंपनी को लालच की आग में मत झोंकिए, मुझे मत छोड़िए। पर कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। कोई भी उसकी आंखों में नहीं देख सका, कोई भी उसकी बातों पर नहीं पिघला। हर चेहरा पत्थर की तरह कठोर था। गिरधारी ने टेबल पर उंगलियां बजाईं, एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, देख लिया सुमन, यहाँ अब सिर्फ बिजनेस चलता है, रिश्ते नहीं। सुमन की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसका दिल टूट रहा था, पर उसने खुद को गिरने नहीं दिया। उसने अपनी पीठ सीधी की और ठंडे स्वर में बोली, ठीक है, अगर आप सब ने फैसला कर लिया है तो मैं भी अब हार नहीं मानूंगी। आप सबको बहुत जल्द मेरी सच्चाई दिखेगी। कमरे में सन्नाटा था, पर सुमन की आवाज़ में अब एक नई आग थी, एक ऐसी आग जो हार के बाद भी अभी बुझी नहीं थी। तारांकन तारांकन। सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने भारी मन से रेजिग्नेशन पेपर उठाया। कलम उसकी उंगलियों में कांप रही थी, पर चेहरे पर अब भी आत्मसम्मान की एक आखिरी चमक थी। उसने पेपर पर साइन करने के लिए जैसे ही कलम आगे बढ़ाई, अचानक बोर्डरूम का दरवाजा जोर से खुला। सबकी नज़रें उस ओर घूम गईं। सुमन की सेक्रेटरी सुषमा हड़बड़ाते हुए अंदर आए। उसके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों थी। उसने जल्दी से लैपटॉप को बोर्डरूम की बड़ी एलसीडी से कनेक्ट किया। कमरे की सारी रोशनी जैसे एक पल के लिए ठहर गई। एलसीडी स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा नहीं, बल्कि सिर्फ एक गहरी, रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, मैं आर कुमार हूँ, आपकी कंपनी के 20% शेयर का मालिक। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा हैरान, हर आंखें चौड़ी। गिरधारी के चेहरे पर पहली बार घबराहट की लकीरें दिखीं। बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। आर कुमार, ये कौन है? कब से है हमारे बोर्ड में? कभी देखा नहीं इसे। 20% शेयर, इतना बड़ा हिस्सा कैसे? हर तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कोई अपनी फाइलें पलटने लगा, कोई मोबाइल पर पुराने रिकॉर्ड देखने लगा। गिरधारी ने झुंझला कर बोला, ये मजाक है क्या? किसी ने नाम तक नहीं सुना। सुमन भी हैरान थी। उसके दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। आर कुमार, ये तो कभी भी किसी मीटिंग में नहीं आया, कभी बोर्डरूम में इसकी चर्चा तक नहीं हुई। आखिर ये है कौन? और आज अचानक क्यों सामने आया? कमरे में अब सबकी सांसें थमी हुई थीं। एलसीडी स्क्रीन पर सिर्फ वही गूंजती आवाज़, मैं आज तक चुप था क्योंकि मुझे वक्त का इंतजार था। अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। हर चेहरा अब स्क्रीन की ओर था, डर, उत्सुकता और एक नई उम्मीद के साथ। सुमन के हाथ से कलम गिर गई। उसकी आंखों में पहली बार एक नई चमक थी, जैसे अंधेरे में अचानक कोई उजाला फूट पड़ा हो। एलसीडी स्क्रीन पर अचानक कुछ दस्तावेज दिखाई देने लगे। हर पेज पर सुमन के पापा के सिग्नेचर थे, शेयर ट्रांसफ़र के कागजात, लीगल स्टैम्प और तारीखें। हर बोर्ड मेंबर की आंखें अब स्क्रीन पर टिकी थीं, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो। आर कुमार की आवाज़ फिर गूंजी, इस बार और भी गहरी और भी ठोस। ये वो फाइलें हैं जो आपके सामने कभी नहीं आईं। सुमन के पापा वरिष्ठ वर्मा साहब ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में कंपनी के 20% शेयर मुझे ट्रांसफ़र किए थे। ये सब लीगल है, हर दस्तावेज, हर सिग्नेचर, हर तारीख ऑथेंटिक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। गिरधारी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। कई बोर्ड मेंबर फुसफुसाने लगे, ये तो असली पेपर्स हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो पूरा समीकरण ही बदल गया। आर कुमार की आवाज़ में अब एक निर्णायक ताकत थी, मेरा सपोर्ट मिस सुमन के साथ है। कंपनी की असली उत्तराधिकारी वही है। मेरे 20% शेयर सीधे सीधे सुमन के पक्ष में हैं, इसलिए सीईओ वही रहेंगी। कोई बदलाव नहीं होगा। हर चेहरा अब सुमन की तरफ मुड़ गया। किसी की आंखों में हैरानी, किसी में राहत और कुछ में डर भी। गिरधारी ने गुस्से में अपनी फाइल बंद कर दी। उसकी चालाकी, उसकी सारी साजिशें एक पल में ध्वस्त हो गई थीं। सुमन अब भी हैरान थी, पर उसकी आंखों में आंसू की जगह अब उम्मीद की चमक थी। उसने खुद को संभाला, धीरे से सिर ऊंचा किया और बोर्डरूम के बीचों बीच खड़ी हो गई।
कमरे में एक नई ऊर्जा थी, जैसे हार के अंधेरे में अचानक कोई रोशनी फूट पड़ी हो। आर कुमार की आवाज़ ने हर किसी के दिल में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। अब फैसला पलट चुका था और सुमन फिर से इस कंपनी की असली मालिक बन चुकी थी। उसके बाद आर कुमार की आवाज़ थोड़ी और गहरी हो गई। कमरे में सन्नाटा था, हर कोई सांस रोके उसकी बात सुन रहा था। स्क्रीन पर दस्तावेज़ों की स्लाइड बदलती रही और कुमार ने अपनी कहानी विस्तार से कहना शुरू किया। ये फाइल सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, उसकी आवाज़ में भावनाओं की गूंज थी, बल्कि यह उस भरोसे की निशानी है जो वर्मा साहब ने मुझ पर और अपनी बेटी सुमन पर किया था। उसने अगला पेज दिखाया। उस पर वर्मा साहब की लिखावट थी, जिसमें साफ साफ लिखा था, मेरे जाने के बाद अगर मेरी बेटी सुमन पर कोई संकट आए तो आर कुमार उसका संरक्षक होगा। मेरे 20% शेयर उसी के नाम रहेंगे ताकि कोई भी मेरी बेटी से उसकी विरासत न छीन सके। बोर्ड रूम में बैठे सभी लोग अब स्तब्ध थे। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गिरधारी की मुट्ठियां भींच गईं, उसकी सारी चालें अब एक झटके में बेमानी हो गई थीं। कुमार की आवाज़ अब और भी मजबूत थी, वर्मा साहब ने मुझसे वादा लिया था कि मैं सुमन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं वही वादा निभा रहा हूँ। मेरे पास जो भी ताकत है वो सिर्फ सुमन के लिए है। कंपनी की असली सीईओ सुमन ही रहेंगी। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह अभी बोल सकता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। हर चेहरा अब सुमन की ओर था, उनकी आंखों में अब सम्मान और भरोसे की झलक थी। सुमन की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि जीत और भरोसे के थे। उसने धीरे से स्क्रीन की ओर देखा, मानो वर्मा साहब और कुमार दोनों को दिल से धन्यवाद दे रही हो। बोर्ड रूम में एक नई शुरुआत की हवा बह रही थी, जहां सच्चाई ने साजिश पर जीत हासिल कर ली थी। सुमन की आंखें नम थीं। बोर्ड रूम की भीड़ के बीच वह एक पल के लिए खुद में सिमट गई। उसके दिल में अपने पापा की यादें उमड़ आईं, उनकी मुस्कान, उनकी सीख और वो भरोसा जो उन्होंने सुमन और उसके भविष्य पर जताया था। स्क्रीन पर आर कुमार की आवाज़ फिर गूंजी, मिस सुमन, यह मेरा नंबर है। अगर कभी भी किसी भी वक्त आपको मेरी ज़रूरत हो तो बेझिझक कॉल कीजिएगा। सुमन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब आंसुओं के साथ एक नई ताकत भी थी। स्क्रीन ब्लैक हो गई। कुमार का कॉल कट चुका था। बोर्ड रूम में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। हर चेहरा अब सुमन की ओर था, किसी में पछतावा, किसी में राहत और कुछ में डर। सुमन ने सबकी ओर देखा, फिर बहुत शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, आप सबने मेरे पापा का साथ छोड़ दिया। अगर आज वो होते तो शायद आप सबसे बहुत नाराज होते, क्योंकि इस कंपनी की नींव रिश्तों और भरोसे पर रखी गई थी, ना कि लालच और डर पर। उसने एक एक बोर्ड मेंबर की आंखों में झांका। फिर बिना किसी और बहस के सुमन ने मीटिंग को खत्म करने का इशारा किया। अब मीटिंग समाप्त होती है। आप सब अपने अपने काम पर लौट जाए। कंपनी की असली लड़ाई अब शुरू होगी और मैं पीछे नहीं हटूंगी। सुमन ने अपनी फाइलें समेटी, चेहरा सीधा किया और भारी कदमों से बोर्ड रूम से बाहर निकल गई। उसकी चाल में अब आत्मविश्वास था, जैसे उसने अपने पापा की विरासत को फिर से जी लिया हो। बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया था। हर कोई अपनी जगह पर बैठा, खामोश और सोच में डूबा हुआ। इसी बीच अगली सुबह रवि ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वह अपने केबिन में आया, सुषमा ने उसे सारी बात विस्तार से बताई। कैसे आर कुमार ने अचानक बोर्ड रूम में आकर सारा खेल बदल दिया, कैसे सुमन ने सबके सामने अपना हक वापस पा लिया। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसकी आंखों में संतोष था, क्योंकि आर कुमार कोई और नहीं, वो खुद रवि कुमार था। उसने अपना वादा निभाया था, सुमन के पापा के भरोसे को टूटने नहीं दिया था। अब कंपनी में एक नई सुबह थी, जहां सच्चाई, हिम्मत और रिश्तों की जीत हुई थी। और सुमन फिर से अपने पापा की असली वारिस बन चुकी थी। सरकारी स्तर पर नई यूनिवर्सिटी क्रिएट करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट घोषित किया गया। ये खबर मिलते ही सुमन के ऑफिस में हलचल मच गई। सुमन ने तुरंत अपनी सेक्रेटरी सुषमा को बुलाया। उसकी आवाज़ में उम्मीद और जोश दोनों थे। सुषमा, इस टेंडर के लिए सारी तैयारी शुरू कर दो। हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट चाहिए। अगर हमें ये टेंडर मिल गया तो हम दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनियों में गिने जाएंगे। हर डिपार्टमेंट से बेस्ट डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन मंगवाओ। सुषमा ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में भी उत्साह था।
जी मैम, मैं अभी सबको मेल कर देती हूँ। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। सुमन ने खिड़की से बाहर देखा, दिल्ली की तेज रफ्तार, हर तरफ कंपटीशन, पर उसके दिल में अब एक नई उम्मीद थी। उसने खुद से कहा, ये मौका सिर्फ बिजनेस का नहीं, बल्कि अपने पापा का सपना पूरा करने का भी है। ऑफिस में हर कोई इस टेंडर की तैयारी में जुट गया। सुमन ने हर फाइल खुद चेक की, हर डिटेल पर नज़र रखी। उसकी आंखों में अब सिर्फ जीत का सपना था और इस बार वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। सुमन ने जैसे ही ऑफिस में टेंडर की तैयारी शुरू करवाए, उसने रवि को बुलाकर कहा, रवि, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए बजट का पूरा प्लान 1 घंटे में चाहिए। हमें हर डिटेल परफेक्ट चाहिए, कोई गलती नहीं चलेगी। रवि ने बिना समय गंवाए सारे डिपार्टमेंट से इनपुट मंगवाए, खुद बैठकर हर फिगर चेक किया और 1 घंटे के भीतर पूरी फाइल रेडी कर दी। सुमन ने फाइल देखी, हर पेज पर उसकी मेहनत और रवि की समझदारी झलक रही थी। बहुत अच्छा काम किया, रवि, सुमन ने मुस्कुराकर कहा। कल सुबह सबसे पहले टेंडर की फाइल जमा हो जाएगी। अब हमें बस दुआ करनी है कि ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। दूसरी तरफ गिरधारी अपनी हार को पचा नहीं पा रहा था। उसे जैसे ही यूनिवर्सिटी टेंडर की खबर मिली, उसने फौरन अपने पुराने दोस्त मेहरा को फ़ोन किया। मेहरा एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, जिसकी दिल्ली में अच्छी पकड़ थी। मेहरा की उम्र 35 साल थी, उसकी 3 बार शादी हो चुकी थी और तीनों बार तलाक हुआ था। लोग उसे चालाक, लालची और थोड़ा सनकी मानते थे। उसकी कंपनी अक्सर सरकारी टेंडर में घुसपैठ करती थी और उसके कई अफसरों से गहरे संबंध थे। गिरधारी ने मेहरा को फ़ोन पर समझाया, अगर ये टेंडर हम दोनों के नाम से मिल जाए तो कंपनी फिर से मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। पर तुझे क्या चाहिए, मेहरा? मेहरा ने फ़ोन पर धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, तेरी भतीजी सुमन से मेरी शादी करवा दे। उसके बाद तेरा हर काम मेरा। गिरधारी एक पल के लिए चौंका, फिर उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर सुमन की शादी मेहरा से हो जाए तो कंपनी का पूरा कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। सुमन की मर्जी की परवाह किसे है? गिरधारी ने फौरन सुमन की मां, श्रीमती वर्मा, को अपने घर बुलाया। शुरू में सुमन की मां ने साफ मना कर दिया, मेरी बेटी की मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूंगी। और मेहरा, उसका नाम सुनकर ही मैं डर जाती हूँ। गिरधारी ने कई घंटे तक समझाया, उसने पुराने पारिवारिक रिश्तों का हवाला दिया, पैसों और सुरक्षा का लालच दिखाया, यहाँ तक कि सुमन के भविष्य की चिंता भी जताए। देखो भाभी, मेहरा बड़ा आदमी है, सुमन को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। कंपनी भी बच जाएगी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी भी संवर जाएगी। आजकल जमाना बदल गया है, 3 तलाक कोई बड़ी बात नहीं। मेहरा ने वादा किया है, सुमन को रानी बनाकर रखेगा। धीरे धीरे सुमन की मां का मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, शायद गिरधारी सही कह रहा है। इतना बड़ा घर, इतना पैसा और कंपनी भी बच जाएगी। रवि और सुमन की दोस्ती तो वैसे भी सबको खटकती है। आखिरकार गिरधारी ने सुमन की मां को मना लिया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान था, किसी भी कीमत पर सुमन और मेहरा की शादी करवा देनी है, ताकि कंपनी हमेशा के लिए उसके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन सुमन को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। उधर रवि को भी इस नई चाल की खबर नहीं थी। पर खेल अब और भी खतरनाक होने वाला था। शाम के वक्त ऑफिस में हल्की थकान और टेंशन का माहौल था। सुमन अपने केबिन में बैठी थी, सामने टेंडर की फाइलें खुली थीं। हर पेज पर उसकी मेहनत की छाप थी। कभी वह बजट चेक करती, कभी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एडिट करती, तो कभी सुषमा से नए डॉक्यूमेंट्स मंगवाती। हर कुछ मिनट में वह रवि से सलाह लेती। उसकी आंखों में उम्मीद और चिंता दोनों थीं। आज का दिन कंपनी के लिए बहुत अहम था। अगर ये टेंडर मिल गया तो सब बदल सकता था। इसी बीच सुमन के मोबाइल पर उसकी मां का कॉल आया। आवाज में घबराहट थी, बेटा, जरा जल्दी घर आ जा, कुछ जरूरी बात करनी है। सुमन ने मां की आवाज में कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने ऑफिस का काम जल्दी जल्दी समेटा, सुषमा को जरूरी निर्देश दिए और रवि को भी बता दिया कि उसे घर जाना है। शाम ढलने लगी थी। सुमन की कार कॉलोनी में दाखिल हुई। उसका दिल हल्का सा बेचैन था। मां ने इतने तनाव में कभी नहीं बुलाया था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा, ड्राइंग रूम में उसकी मां और चाचा गिरधारी सामने सोफे पर बैठे थे।
दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी, माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी। सुमन ने जूते उतारे, बैग टेबल पर रखा और सीधे हाल में आ गई। उसकी माँ ने उसे देखते ही हल्की सी मुस्कान दी, पर आंखों में चिंता साफ थी। गिरधारी ने सुमन को देखते ही अपना गला साफ किया, चेहरे पर बनावटी अपनापन लाने की कोशिश की। बेटा, बैठो, आज हम सब तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, उसकी माँ ने धीमे स्वर में कहा। सुमन ने कुर्सी खींची, बैठते ही उसने दोनों के चेहरे पढ़ने की कोशिश की, माँ की आंखों में डर, चाचा की आंखों में चालाकी। गिरधारी ने बात आगे बढ़ाई, देखो सुमन, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। तुम्हारे पापा होते तो अब तक तुम्हारी शादी कर चुके होते। हम सब चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। सुमन ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने माँ की ओर देखा, माँ, आप अचानक ये सब क्यों कह रही हैं? माँ ने सुमन का हाथ थामा, बेटा, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। मेहरा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका बिजनेस बड़ा है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। गिरधारी भैया ने सब सोच समझकर फैसला लिया है। सुमन का चेहरा लाल हो गया, उसके होंठ कांपने लगे। मेहरा, उसने हैरानी और गुस्से से पूछा, वो आदमी जिसके बारे में पूरा शहर बातें करता है, 3 बार तलाक हो चुका है उसका। माँ, आप मुझे वहाँ भेजना चाहती हैं? गिरधारी ने बीच में टोका, बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। ये तुम्हारे और कंपनी के लिए भी अच्छा है। मेहरा से रिश्ता जुड़ जाएगा तो कंपनी भी सुरक्षित रहेगी, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ झटक दिया, माँ, आप मेरी मर्जी के बिना कैसे ये सब सोच सकती हैं? क्या मेरी खुशी, मेरा भविष्य इतना सस्ता है? माँ की आंखें भी भर आईं, बेटा, हम तुम्हारे लिए ही सोच रहे हैं, समझने की कोशिश करो। सुमन ने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और ठंडे स्वर में बोली, माँ, चाचा, मैं कोई सौदा नहीं हूं जिसे आप अपने फायदे के लिए किसी के भी हाथ बेच दें। मेरी जिंदगी मेरी है और मैं खुद फैसला करूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। गिरधारी के चेहरे पर गुस्सा था, माँ की आंखों में लाचारी। सुमन ने बिना कुछ और सुने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए, उसकी चाल में अब गुस्सा, दर्द और एक नई जिद थी। गिरधारी ने गहरी सांस ली और सुमन की माँ की ओर गंभीरता से देखा। उसकी आवाज़ में अब और भी ज्यादा दबाव और चालाकी थी। भाभी, देखिए, सुमन अब आपके हाथ से निकल रही है। वो बहुत जिद्दी हो गई है, हर बात में सवाल करती है। अगर अभी आपने उसे नहीं संभाला तो कल को पछताना पड़ेगा। समाज में लोग क्या कहेंगे? इतनी बड़ी कंपनी की बेटी और शादी के नाम पर इतनी नाक भान चढ़ा रही है। गिरधारी ने धीरे धीरे अपनी बातों में भावनाओं का जाल बुनना शुरू किया। देखिए भाभी, मेहरा कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके पास पैसा है, रुतबा है और सबसे बड़ी बात, उसके साथ रिश्ता जुड़ जाएगा तो हमारी कंपनी भी सुरक्षित रहेगी। सुमन को कोई तकलीफ नहीं होगी। 3 बार तलाक हुआ तो क्या हुआ? अब की बार वो सुमन के लिए सब कुछ करेगा। ये उसकी भी आखिरी उम्मीद है। उसने सुमन की माँ के कंधे पर हाथ रखा, आप माँ हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि बेटी की भलाई का फैसला लें। अगर आज आपने सुमन को नहीं समझाया तो कल को वो किसी और की बातों में आ जाएगी। फिर ना आप कुछ कर पाएंगी ना मैं। आपको ही उसे समझाना होगा। कल शाम गोल्डन होटल में मेहरा खुद सुमन से मिलने आएगा। आप बस उसे प्यार से, शांति से समझा कर भेज देना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गिरधारी की आवाज़ में माँ के दिल को डराने वाला डर भी था और लालच भी। उसने बार बार यही दोहराया, भाभी, समाज की इज्जत, कंपनी का भविष्य और सुमन की भलाई सब आपके हाथ में है। अगर आज चूक गई तो कल पछताना पड़ेगा। सुमन की माँ चुपचाप सुनती रही। उसके दिल में डर, कन्फ्यूजन और एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि गिरधारी का दबाव कितना भारी है, पर माँ का दिल अब भी कहीं न कहीं सुमन की खुशी के लिए धड़क रहा था। गिरधारी ने जाते जाते एक बार फिर कहा, बस भाभी, कल की शाम बहुत अहम है। सुमन को किसी भी तरह समझाकर गोल्डन होटल भेज दीजिए। यकीन मानिए, सब अच्छा ही होगा। माँ ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज़ में मजबूरी थी। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तो दोस्तों, बस आज यही तक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।
तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सपने देखें और मेहनत करते रहें। नोट: ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन और प्रेरणा के लिए बनाई गई है। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ आपके अपने चैनल पर।